अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज हम लोग पढ़ेंगे गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर भी एक ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सेसरीज ऑर्गन में आती है। अब जो गाल ब्लैडर है उसका शेप कैसा है? यहाँ पर आपको गाल ब्लैडर दिख रहा है, स्किन तो दिख रही है ना सबको। ये गाल ब्लैडर का शेप कैसा शेप दिख रहा है आपका? नो, इट इज द पियर शेप। पियर पियर का जो शेप होता है उसी शेप का आपका गाल ब्लैडर मिलता है। अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। किसके थ्रू? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। यानी कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स और लिगामेंट्स के द्वारा जो है ये उस लीवर के पोस्टीरियर साइड से अटैच होता है। तो जब भी आपको गाल ब्लैडर को जब भी देखना होगा तो आपको क्या करना होगा? ऑर्गन्स को, लीवर को क्या करना होगा? पोस्टीरियर साइड में, यानी उसको पलटना पड़ेगा। जब आप लीवर को पलटोगे तभी जाके आपको गाल ब्लैडर दिखाई देगा। अगर सामने से आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपको दिखाई देगा लीवर। ठीक है। अब पता चल गया कि इसका शेप क्या है, पियर शेप है। कहाँ पाया जाता है ये भी आपने देख लिया। अब चलते हैं इसके इसके जो है स्ट्रक्चर के ऊपर। जब पियर शेप है तो पियर का मतलब होता है अनना नहीं, अनानास तो नहीं होता है, बट पियर का मतलब एक नाशपाती होती है और नाशपाती में कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। नीचे की तरफ क्या होता है? मोटा होता है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा पतला हुआ और ऊपर जाके वो पतला हो जाता है। तो ठीक है, तो ठीक ऐसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखता है। और जो जो चीज जैसे हमने पैंक्रियाज में देखा था कि उसका पैंक्रियाज का जो हेड रीजन था वो क्या कैसा था? चौड़ा था। फिर बॉडी बना था। फिर बॉडी आगे चल के पतला हो गया था जो कि टेल रीजन में कन्वर्ट हो गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जो आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में भी 3 पोर्शन आपको नजर आए। कौन कौन? पहले वाले पोर्शन को यहाँ पे बोलते हैं फंडस। फंडस का मतलब होता है चौड़ा पोर्शन। चौड़ा पोर्शन को बोलते हैं फंडस। तो फंडस क्या है? सबसे चौड़ा, पियर शेप में सबसे चौड़ा पोर्शन कहाँ पे होता है? नीचे की तरफ होता है, बॉटम की तरफ होता है। तो ये इंड, अगर इसको इंड भी बोल सकते हैं और बॉटम भी बोल सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया फंडस। अब फंडस के ऊपर आपका थोड़ा सा पतला वाला पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन, पियर्स में ये वाला पोर्शन। तो यहां भी आपको क्या मिलेगा? ये वाला पोर्शन, दूसरा वाला पोर्शन। इस दूसरे वाले को जो थोड़ा सा पतला है लेकिन थोड़ा सा लंबा देखने को मिलता है, उस पोर्शन को बोलते हैं बॉडी। उसको क्या बोलते हैं? बॉडी। तीसरा वाला पोर्शन क्या होगा? टर्मिनल पोर्शन। टर्मिनल पोर्शन का मतलब सबसे ऊपर वाला पोर्शन। और यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन को एक नया नाम देते हैं, दैट इज द नेक। तो आपको गाल ब्लैडर के 3 पोर्शन नजर आते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। सबसे नीचे की तरफ देखेंगे चौड़ा वाला पोर्शन, दैट इज द फंडस। उसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन आप देखेंगे बॉडी। और सबसे ऊपर वाला पोर्शन को बोलेंगे नेक। और ये नेक क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, पिक्चर के में ध्यान से देखिए। ये रहा नेक। हम थोड़ा कलर को चेंज करते हैं।
ये वाला पोर्शन आपका हो गया नेक, चल नहीं रहा है, रुक रुक के चलता है। ये वाला पोर्शन हो गया आपका नेक। अब ये नेक वाला जो पोर्शन है वो कनेक्ट हुआ है डक्ट से। ये देख रहे हैं, ये डक्ट है, ये देखिए, ये एक डक्ट है। अब ये डक्ट हम इसको कंटिन्यूअस करते हैं, ठीक है। तो ये डक्ट जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। और कहां पे आ रहा है जुआ, कहां पर जुड़ा ये, पैंक्रियाज के, पैंक्रियाज वाले वेसल से जुड़ा, यानी पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ा। तो जब ये पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ा है तो जुड़ने के बाद से कौन सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, अभी हमने गोल्ड कलर किया, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, हिपैटिक पैंक्रियाटिक एम्पुला। यही हम लोगों ने कल पढ़ा था, हिपैटिक पैंक्रियाटिक एम्पुला। बट इसमें कौन सी ये जुड़ रही है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट। कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसको कॉमन बाइल डक्ट लिखा होगा, कहीं देखेंगे तो आप इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। अब हिपैटिक डक्ट क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। आपने यहाँ पे देखा कि गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर में जो है बाइल जूस पड़ा हुआ है, और जब जरूरत पड़ी तो यहाँ पर जो है दबाव बना, इस वाला पोर्शन पे दबाव बना और यहाँ से चीजें निकली, और निकलने के बाद से वो ऐसे करके जो है नीचे निकल रही। बट एक चीज आप कंफर्म कर लीजिए, दिमाग में उठा लीजिए कि बाइल का सिंथेसिस अब तक आप देख रहे थे कि जो भी जूस बन रहा है वो उसी पार्टिकुलर आर्गन में बन रहा है। बट यहाँ पे जो बाइल जूस बना है वो बाइल जूस गाल ब्लैडर में न बन के कहा बनता है, लीवर में बनता है। कहा बनता है, लीवर में। तो ये हम पीले कलर से जो बना रहे हैं दैट इज द लीवर, ये लीवर है, ठीक है। अब इस लीवर से क्या निकलेगी, लीवर डक्ट निकलेगी। और लीवर का दूसरा नाम जो लिखते हैं वो हम हिपैटिक लिखते हैं, तो हिपैटिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट निकली। ये हिपैटिक डक्ट से बाइल जूस, लीवर के भीतर बाइल जूस बनेगा, और बनने के बाद से वो हिपैटिक डक्ट के द्वारा एक राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों हिपैटिक डक्ट के द्वारा बाइल जूस कलेक्ट होके धीरे धीरे नीचे आएगा, और नीचे आके वो क्या होगा, स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। बन बाइल जूस बनता कहाँ पे है, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसी इसीलिए चूंकि ये हेपेटिक बन रहा है कहाँ पे, लीवर के अंदर, इसलिए ये जो जो वेसल्स आ रही है ज्यादातर इस वेसल्स को लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन, इससे पहले जब तक ये लीवर जब तक ये गॉल ब्लैडर की वेसल से मिलती नहीं है तब तक इसको कॉमन वर्ड नहीं देते हैं। कॉमन तभी बोलते हैं जब ये बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाती है, तब इसका नाम पड़ जाता है कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट। इससे पहले तक इस वेसल्स को नाम देते हैं हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब जो पोर्शन गाल ब्लैडर की नेक से आ रहा होता है, भाई गाल ब्लैडर से भी वेसल्स निकल रहा है। अब उस गाल ब्लैडर की वेसल्स का नाम क्या पड़ेगा, उसका भी तो कुछ नाम होगा, उसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। ये वाले जो वेसल्स है, ये वाली वेसल्स, इस वेसल्स को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। यानी सिस्टिक डक्ट के द्वारा बाइल जूस गाल ब्लैडर से
निकल के कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम के रीजन में या हिपैटिक पैंक्रियाटिक एम्पुला रीजन में जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस पिक्चर को देखेंगे जो आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा भी रखा, उसमें भी इसमें एरो बनाया रखा है, ध्यान से देखेंगे, एरो देखेंगे तो आप बाइल डक्ट देखिए यहाँ पर लीवर के अंदर बना, ये एरो एरो आया, ये आया, आने के बाद से यूं गया गया, और यहाँ पर जाने के बाद से ये स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद से जब जरूरत पड़ी, अभी हम बताएंगे कैसे जरूरत पड़ने पर ये बाहर निकलता है, तो यहाँ पर आके स्टोर हुआ, जैसे जरूरत पड़ी यहाँ से वो वापस फिर से सिस्टिक डक्ट के थ्रू आया, आने के बाद से वो कॉमन बाइल डक्ट के रूप में डक्ट से होता हुआ वो हेपेटिक पैंक्रियाटिक एम्पुला में गया, और हेपेटिक पैंक्रियाटिक एम्पुला के द्वारा ये ड्यूडेनम वाले रीजन में पहुंच गया। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़ा सी देखते हैं, अब इससे ज्यादा की जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊंगा, वो ये कि जो गाल ब्लैडर है, अब तक जीआईटी ट्रैक में जितने भी आपको 4 लेयर मिले थे, वो चारों लेयर आपको गाल ब्लैडर के अंदर मिलता है, यानी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा लेयर, ये चारों लेयर पाए जाएंगे। लेकिन जैसे स्टमच के भीतर में जब मस्कुलरिस लेयर था, उसमें 2 लेयर के बजाय 3 लेयर मिल गया था, ठीक वैसे ही यहाँ भी जो मस्कुलरिस लेयर है, उसमें 2 के बजाय एक एडिशनल यानी तीसरी लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्टमच में प्रेजेंट। तो वहां पर उस 3 लेयरों के द्वारा काम क्या हो रहा था, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्रिएट किया जा रहा था। यहां भी कुछ ऐसा ही काम किया जाएगा, यहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन का काम होता है, यहां पर इस गाल ब्लैडर में जैसी जरूरत पड़ती है, एक बड़ा दबाव बनता है, और उस दबाव के कारण इसके भीतर जो स्टोर बाइल जूस होता है, वो फटाक से ड्यूडेनम के रीजन में पहुंच जाता है। ठीक है, एक और मॉडिफिकेशन ये होता है कि जो आपकी सिरोसा लेयर है, सिरोसा लेयर तो प्रेजेंट होगी, बट गाल ब्लैडर का जो निचला वाला पोर्शन है, जिसको फंडस बोल रहे हैं, इस फंडस वाले रीजन में एक पेरिटोनियम की झिल्ली, अतिरिक्त एक पेरिटोनियम की झिल्ली जो है पाई जाती है, जो कि अटैचमेंट का काम करती है, किसके साथ, लीवर के साथ, मतलब सपोर्ट करने का काम करती है, और वो पूरे पर न पाया जाके केवल पोस्टीरियर सर्विस पे पाई जाती है, मतलब लीवर से और गाल ब्लैडर को जोड़ने के लिए काम करता है ये पेरिटोनियम की लेयर। ठीक है, इसको बोल देते हैं विसरल पेरिटोनियम। आपको याद है तो इस चीज को लिख दीजिएगा, नहीं तो इससे पहले भी हमने आपको बता रखा है किसके द्वारा, ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है लीवर के साथ, वही बात है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया। तो आपके इसके स्ट्रक्चर पता चल गया, इसमें इसमें जो वेसल्स है वो पता चल गई, इसके अंदर ये स्टोरेज का काम। एक चीज और रिमार्केबल है, जो कि इसका फंक्शन भी है, थोड़ा स्क्रीन को और नीचे की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को जानना है वो है फंक्शन ऑफ गाल ब्लैडर। स्टोरेज भी देख लिया, अब उसके काम के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले काम जो है, जो सबसे बड़ा इसका काम है, अब तक आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा, इट वर्क एज ए रिजर्वायर। जैसे घर के अंदर पानी स्टोर करने के लिए पानी की टंकी है, वैसे ही आप ये समझ जाइए कि बाइल जूस को स्टोर करने के लिए एक टंकी है। तो जब भी कोई चीज स्टोर करते हैं उसको रिजर्वायर के नाम से जानते हैं, तो गाल ब्लैडर भी एक रिजर्वायर है। किसके लिए है, पानी के लिए पानी टंकी है, तो यहाँ पर बाइल जूस के लिए आपके पास रिजर्वायर है, उसका नाम है गाल ब्लैडर। ठीक, दूसरा जो रिमार्केबल चीज ये है कि जो भी लीवर के द्वारा बाइल जूस बनाई जाती है, वो जैसे ही गाल ब्लैडर में स्टोर होती है, उससे वाटर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
तब जब बाइल जूस से वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे तो बाइल जूस कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूटेड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये जो कंसंट्रेशन है वो कितना चेंज हुआ, तो इस चीज को जब साइंटिस्टों ने देखा तो ये मिला कि जो आपका बाइल जूस बना, जो स्टोरेज बाइल जूस है वो बने हुए बाइल जूस से नियर अबाउट 10 से 15 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड मिला। फॉर्टी, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगी, एक बार आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा जिनके पास। हाँ, तो जो कंसंट्रेशन है वो 10 से 15 गुना, अगर क्या हो गया, ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, किसके कारण, क्योंकि जो गाल ब्लैडर की दीवार थी, जो वॉल थी, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो कंसंट्रेशन बढ़ गया। तीसरा जो काम है सिंपल सा है, ये भी आपको याद हो ही जाएगा, जब रिजर्वायर यहाँ काम कर रहा है तो रिलीज का भी काम करेगा। पानी ऐसा तो है नहीं कि टंकी में भर दिए आपने तो क्या होगा, वो पड़ा ही रहेगा, जब कहीं ना कहीं आप आउटपुट उसका लगाए होंगे, जब जरूरत जहां पर होगा वहां पर क्या होगा, वो यूज किया जाएगा। तो यहाँ भी ठीक वैसे ही होता है, जब जरूरत पड़ती है गाल ब्लैडर से चीजें निकाल लिया जाता है। अब क्वांटिटी कम अगर आती है तब भी क्या होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है गाल ब्लैडर के, जो बाइल है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा अमाउंट भी आएगा तो इट इज सफिशियंट फॉर योर वर्क। ठीक, 3 पॉइंट, रिजर्वायर, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, और तीसरा जब जरूरत पड़े तो बाइल जूस को रिलीज करना, ये तीनों काम गाल ब्लैडर का है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब जरूरत पड़ेगा तब रिलीज करेगा। अब जरूरत कैसे पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ ऐसा स्टिमुलेशन आएगा जिससे रिकॉग्नाइज करेगा गाल ब्लैडर की नहीं, अब मुझे, हाँ बेटा अभी आएंगे उस पे, आएंगे, डोंट वरी, अभी हम उस पर सर्जरी भी करेंगे, ठीक है, उसको हटा भी देंगे अभी। तो जैसे जैसी जरूरत पड़ती है वैसे ही गाल ब्लैडर क्या करेगा, चीजों को रिलीज करेगा। तो रिमार्केबल बात यहाँ पर आ गई कि जरूरत को ये पहचानता कैसे है, ऐसा कौन सा स्टिमुलेशन है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ये अपने आप को स्टिमुलेट करके क्या करता है, रिलीज करता है। तो नेक्स्ट वाली पॉइंट एक हार्मोन्स है। अब हमको बताएंगे सारे लोग कि ये हार्मोन्स कहाँ पढ़े थे आप, सीसीके हार्मोन्स, कोली कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स, कहाँ पढ़ा था आपने इसको, ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम में यानी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में सेल पाई जाती थी, कौन सी सेल, हार्मोनल सेल। ये उसमें से जो सीसी के हार्मोन्स है, इसका काम था क्या चीज, स्टमच में जाके उसके सिक्रीशन को कम करना, और साथ में इसका दूसरा जो काम होता है, ये स्टिमुलेशन का काम करते हैं, किसके लिए, गाल ब्लैडर के लिए। ये हार्मोन्स जैसे ब्लड में पहुंचा, ब्लड के थ्रू जो है ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, स्टमच के पास भी जाएगा, लिवर के पास भी जाएगा, गाल ब्लैडर के पास में जाएगा। तो जैसे ही ये गाल ब्लैडर के पास पहुंचता है, गाल ब्लैडर को ये सेंसेशन मिल जाता है कि नहीं, हमें क्या करना है, अब अपना रिलीज, अपने भीतर का जो जूस स्टोर कर रखा है हमने, उसको क्या करना है, रिलीज करना है। अब उसके बाद से वो उसको रिलीज करेगा। दूसरा काम इस हार्मोन्स का है कि जो हिपैटो पैंक्रियाटिक इंस्पिंक्टर है, हिपैटो पैंक्रियाटिक इंस्पिक्टर कहाँ पाया जाएगा, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला की दीवाल है, एम्पुला की दरवाजा है, उसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक इंस्पिंक्टर या ओडी, इंस्पिंक्टर ऑफ ओडी। उसको भी ये रिलीज करने का, यानी उसको भी खोलने का ये काम करता है।
जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर का जो सिक्रीशन है वो कहां पहुंच जाएगा, ड्यूडेनम के रीजन में पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आई, यानी रेगुलेशन। तीसरी जो पॉइंट बात आपको ये जानना चाहिए, जैसे ही एक तो ये हार्मोन्स काम करता है, जैसे ही आप ज्यादा फैटी भोजन करते हैं तो इस इस भोजन का सेंसेशन स्टमच की दीवार से ही आपके ब्रेन को पता चल जाता है। तो वो जान जाता है कि हमने फैटी भोजन लिया है, तो फैटी भोजन को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। तो फैट का डाइजेशन के लिए आपको बाइल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो जैसे ही प्रेजेंस ऑफ फैट फूड के अंदर, जैसे ही फैट का प्रेजेंस पता चलता है, वैसे ही ये सेंसेशन गाल ब्लैडर के पास पहुंच जाता है कि फैटी भोजन आ रहा है। तो जब फैटी भोजन आ रहा है तो अब कायम के भीतर फैट जो है, फैट को डिसॉल्व करना है, फैट को फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर जरूरत पड़ती है बाइल जूस की। तो गाल ब्लैडर क्या करेगा, अपना सिक्रीशन रिलीज करेगा और वो फैट के इमल्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड बनेगा और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये तो रहा इसका जो है कहानी। अब अब तक कुछ ऐसा चीज जो बात समझ में नहीं आई हो? एसिड काइम। एसिड काइम मतलब वो काइम जिसका पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा। अब एसिडिक काइम कहां पाई जाएगी, स्टमच में। हमने कहा ना काइम बन जाता है, काइम कहां बना, स्टमच के भीतर ही बना। लेकिन तब तक उसको काइम नहीं बोलेंगे जब तक वो स्टमच को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा। एक मिनट, थोड़ा सा हम इस स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पे स्टमच है, इस स्टमच में क्या बन गया, काइम बना, इस वाला पोर्शन में काइम बना। लेकिन ये जो काइम बना है स्टमच में HCl है, जिसकी वजह से पाइलोरिक रीजन में जो पीएच है वो 1.5 है। इतना तो आपको अब पता ही चल गया होगा। स्टमच में जो पीएच है वो 1.5 है। जब 1.5 है तो उस पोर्शन में जो काइम बना हुआ, जो मटेरियल बना हुआ है, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, एसिडिक काइम। तो एसिडिक काइम ड्यूडेनम के रीजन में एंट्री करता है। अब ड्यूडेनम का पहला काम होता है उस एसिडिक चीज को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो उसके लिए वो अपना सिक्रीशन डालना चालू कर देता है। साथ में हेल्प किसका लेता है, वो पैंक्रियाज का हेल्प लेता है। और तीसरा चीज जिसका वो हेल्प लेता है वो होता है बाइल। यानी इस ड्यूडेनम रीजन में आप देखेंगे तो इस ड्यूडेनम रीजन में आपको तीन सिक्रेशन मिलेगा। पहला सिक्रेशन मिलता है आपका इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, दूसरा आपको मिलता है पैंक्रियाटिक सिक्रेशन, और तीसरा आपको मिल गया क्या चीज, गाल ब्लैडर सिक्रेशन। यानी इस वाले ड्यूडेनम वाले पोर्शन में आपको 3 प्रकार के जूस मिलेंगे। ये बात समझ में आई आपको? हाँ, अब कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। कौन सा क्वेश्चन था, गाल ब्लैडर में स्टोन कैसे हो जाता है। चलिए, इसको जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं, स्टोन होता है क्या, व्हाट इज स्टोन। अंकित, स्टोन क्या होता है? पत्थरी, वेरी गुड। ना, अनवांटेड मटेरियल नहीं होगा। अगर अनवांटेड मटेरियल होता तो उसको बॉडी क्या करती, शरीर से बाहर उठा के फेंक देती। अगर पथरी आपका बन रहा है, आपके बॉडी में स्टोन बन रहा है, तो वो अनवांटेड मटेरियल नहीं है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, ये क्या हो गए, ये मिनरल्स हैं। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, मिनरल्स है। और जो स्टोन होता है वो क्या है, मोस्टली क्या माना जाता है,
कैल्शियम और ऑक्सलेट के क्रिस्टल माने जाते हैं। और क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ? हाँ, कैल्शियम कैल्शियम हो गया, सी कैल्शियम, ऑक्सलेट, कैल्शियम और ऑक्सलेट, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं, जैसे हमने कहा ना, स्टोरेज, गाल ब्लैडर के भीतर क्या हो रहा है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, बाइल साल्ट यहीं पे, यहाँ पे बाइल, ये बाइल का कंपोजिशन है बेटा, जिसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स के क्या है, साल्ट है, इसमें ऑक्सलेट और कैल्शियम होता है। क्या होता है, ऑक्सलेट और कैल्शियम। अब ये जो ऑक्सलेट और कैल्शियम मिनरल्स हैं, और वो लीवर के अंदर बनने के बाद से गाल ब्लैडर के भीतर आया, और गाल ब्लैडर के भीतर क्या होगी, जो इसकी दीवार है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लगा। जब एब्जॉर्ब करने लगा तो इसके अंदर जो जूस है, इस जूस क्या होगा, अब इससे वाटर मॉलिक्यूल्स हम बाहर भेज रहे हैं। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स इससे बाहर भेजेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, और छोटा होगा, संकुचित होगा, तभी तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अब जैसे ये छोटा हुआ तो इसके भीतर जो मॉलिक्यूल्स होंगे कैल्शियम के और ऑक्सलेट के, ये मॉलिक्यूल्स जो थोड़ा सा गैप बना के खड़े थे, वो क्या करेंगे, वो पास में चिपकने लगते हैं, पास में चिपकेंगे। अगर ये कंसंट्रेशन छोटा छोटा बेटा, ये पानी पानी है, मतलब कोई आप जूस बना लो, ठीक है, उस जूस को ऐसे जगह में रख दो, जैसे क्या होता है, मुनक्का वगैरह को पानी के उसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब रख देते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है, छोटा होता है। तो क्यों छोटा होता है, उसके भीतर जो मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स था, वो क्या हो गया, बाहर के मीडियम में ऑस्मोसिस के बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आ गया तो यहाँ पर बाहर का मतलब ये समझ जाइए कि जो गाल ब्लैडर की दीवार है, वो गाल ब्लैडर की दीवार उस वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उस गाल ब्लैडर के भीतर जो जूस है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, यानी जो 1 लीटर उसके अंदर था, अब वो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स अगर निकल गया तो वो 750 ml हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ गई? 1 लीटर से आपने वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकला उतना वॉल्यूम तो कम होगा। तो जब वो वॉल्यूम कम होता है तो उसी वॉल्यूम में क्या करना है, उस मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया और ऑक्सलेट हो गए, उनको उतनी ही दूर मिलता है मूव करने के लिए। तो वो और पहले की अपेक्षा और पास पास आ गए। उनके बीच का एक लिमिट है, अगर उसके नजदीक कोई भी चीज आएगी, दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या कर देते हैं, चिपक जाते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और उनका जो रिजल्ट होता है वो होता है स्टोन का फॉर्मेशन। चिपक गया, तो जब चिपक गया तो वो सॉलिड हो गया। जब वो सॉलिड हो गया तो आप अपने नॉर्मल भाषा में उसको बोल देते हो क्या चीज, स्टोन। बात समझ में आई? ये रही आपकी स्टोन। तो स्टोन कभी भी किसी भी टाइम किसी के साथ हो सकता है। हाँ, मोस्टली ये देखा गया है 30-35 साल तक ये स्टोन नहीं बनता है, उसके बाद ही आदमी के खान। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ है, आपकी जो खाने पीने की स्टाइल है, बस इसी का साइड इफेक्ट होता है कि जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर ये स्टोन वगैरह का बनना जो है स्टार्ट होता है। आप बहुत ज्यादा पानी नहीं यूज करते हैं, जैसे रेगिस्तान वाले गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में क्या है, गल्फ कंट्रीज में पानी की कमी है। जब पानी की कमी है तो पानी कम पीते हैं, बचाते हैं पानी को। तो उसके वजह से जो किडनी के अंदर वो कैल्शियम है, कैल्शियम को जो वो छान छान के बाहर निकाल रही है, सेल्स के भीतर क्या होती है, वो फ्लो नहीं बन पाता है। और किडनी सेल्स के अंदर ये कैल्शियम क्या होते हैं, एक दूसरे, कैल्शियम और ऑक्सलेट बोथ, वही दोनों,
वही दोनों क्या आते हैं, पास में चिपक जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा स्टोन जो आपके बनता है वो गल्फ कंट्री में बनता है। नाउ-ए-डे अपने अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।